नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड के 3.25 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते को सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी मिली है और 4% डीए बढ़ने से कर्मचारियों को 8,000 तक का फायदा होगा। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से डीए मिलेगा, यानी इसका जो बढ़ोतरी का फायदा है वो इस तारीख से मिलेगा और कर्मचारियों को 4% की बढ़ोतरी का फायदा 3.25 लाख कर्मचारियों को यह फायदा होगा। महंगाई भत्ते को सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी मंजूरी मिल गई। प्रदेश में 14 से 22 जनवरी तक आयोजित होंगे सांस्कृतिक उत्सव। जन सहभागिता से जुड़ेगा रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों गुरुद्वारों में प्रसाद वितरण होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उत्तराखंड में शराब भी नहीं बिकेगी और 22 जनवरी को ड्राई डे होगा। आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक कर निर्देश दिए कि आगामी 14 से 22 जनवरी 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो जन सहभागिता से जुड़ेगा रामलला प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम। 22 जनवरी को उत्तराखंड में शराब पे भी प्रतिबंध रहेगा, यानी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न अधिकारियों, राजनीतिक पदाधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जनपद में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के मठ, मंदिर, देवालयों, समस्त नदियों के किनारों, स्नान घाट में विशेष सहभागिता से स्वच्छता अभियान चलाने समस्त नगर निकायों व जिला पंचायती राज विभाग को अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत इस अवधि में लगातार व्यापक साफ सफाई बरतने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संस्कृति विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं और इस संबंध में एक वीसी में भी हमें अभी डायरेक्शन चल रहे हैं। इसमें 14 जनवरी से लगाकर 22 जनवरी तक हमें विभिन्न प्रोग्राम्स को करवाना है या विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं, जिसमें स्वच्छता मुख्य रूप से भी रहेगा। उसके अतिरिक्त काफ़ी व्यापक जन सहभागिता के आधार पर दीपोत्सव का प्रोग्राम है, यहाँ कलश यात्रा की जानी है और इस तरीके के जो संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण आस्पेक्ट्स पे जो प्रोग्राम करवाने, इस मैटर में डायरेक्शन भी हम लोगों की तरफ से जारी कर दिए गए। बीडीओ और एसडीएम के लेवल पर, ग्राम स्तर पर या जनपद स्तर पर व्यापक रूप से इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इससे रिलेटेड तैयारियां की जा रही। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में शासन ने जहां कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की, तो वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी 10 पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। शासन में अपर सचिव कार्मिक कमेंद्र सिंह ने 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। बागेश्वर में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले की तैयारियां मेला आयोजन समिति द्वारा पूरी की जा रही हैं। उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक, धार्मिक व व्यापारिक मेले की तैयारियों को लेकर नगर पालिका के अधिशांशीय अधिकारी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को मेले के लिए बेहद खूबसूरती के साथ सजाया और संवारा गया है। उत्तरायणी के दौरान धार्मिक आस्था से जुड़ी सभी गतिविधियों को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। उत्तरायणी मेले को लेकर हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। पूरे नगर क्षेत्र में झूला, चरखा, सर्कस और जो अस्थायी दुकानें हमारी सब कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरा नगर क्षेत्र हमने जो है बहुत भव्य तरीके से सजाया हुआ है। हमारी तैयारियां करीब सब संपन्न हो चुकी है। घाटों में उत्तरायणी मेले के दौरान हमने नदी घाटों में, क्योंकि देखिए पौराणिक मेला है, हमारा ऐतिहासिक मेला है, नदी घाटों में हमने 2 स्नानागार अतिरिक्त महिलाओं के स्नान करने के लिए बनाए, चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं और ठंड से बचने के लिए हमने घाटों में अलाव की व्यवस्था की।
हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल पे आरोप क्या लगे? स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ईमानदार अधिकारियों को कार्य करने की छूट देने की मांग की है। स्वराज सेवा दल ने कहा कि आज राज्य में ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि राज्य के मूल को समझने वाले राज्य के अधिकारियों को आगे बढ़ाना चाहिए। लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने कहा ना, उन अधिकारियों की पूरी जांच करवाऊंगा, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवाऊंगा। मैं कल माननीय हमारे जो हरिद्वार एसएसपी साहब है उनसे भी संपर्क करूंगा। ये व्हाट्सएप सारी चेक करवाई जाएंगी, इन व्हाट्सएपों की जांच करवाई जाएगी। जो है पत्र कहां से आए, किस प्रकार से आए, किस अधिकारी किसमें संलिप्तता है, ये लोकेशन उनकी मैं प्रॉपर ट्रेस कराऊंगा कि आप उनकी तमाम लोकेशन उन अधिकारियों के साथ चेक करिए, उनकी सीडीआर चेक करिए और व्हाट्सएप की भी सीडीआर निकालिए। ठीक है, व्हाट्सएप में आप यही तो नहीं कह सकते कि चैट हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप में कब किसके फोन से बात हुई वो तो व्हाट्सएप नंबर तो आएंगे। मैं पूरे आज हमारा जो देश है वो बहुत आगे जा रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो मैं निश्चित तौर से मैं कल हरिद्वार के कप्तान साहब से पूरी वार्तालाप करूंगा और मैं जो अधिकारी इस प्रकार के अधिकारियों को का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने की मैं मांग करूंगा। उन अधिकारियों की जिन्होंने जिस प्रकार से जो अपने सोने चांदी दीपावली पर सिक्के अपनी फैक्ट्रियों में पहुंचाने का कार्य करा, मैं अभी तमाम चीजें बहुत जल्द, मैं नहीं चाह रहा था कि किसी अधिकारी की जो है इस प्रकार की चीजों को उजागर कराया जाए। मैं प्रदेश में शांति व्यवस्था चाहता हूं, मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार के अधिकारी जो हमारे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का कार्य करेंगे उनके पीछे सरकार के पूरे तंत्र को लगाएंगे और उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून और हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं अधिशांसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने देहरादून एवं हरिद्वार नगर निकायों में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। शहरी विकास मंत्री ने केंद्र शोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और कई दूसरी योजनाओं को लेकर भी यहां पर समीक्षा की। देखिए, मैं लगातार जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, जो हमारे एमएनएज हैं, उनके साथ लगातार बैठता हूँ। पिछली बार भी मैं कुछ ज़िले के इसी प्रकार के ईओज़ के साथ बैठा था। उस संबंधित क्षेत्र में अब जैसे आजकल रैन बसेरों की क्या स्थिति है, अलाव की क्या स्थिति है, वहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्वनिधि को लेके हमारे वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है, साफ़ सफाई को लेके क्या प्रोग्रेस है, स्ट्रीट लाइट को लेके क्या प्रोग्रेस है, या जो हमारे द्वारा जो जिम्मेवारियाँ उनको दी जाती हैं, जो काम उनको दिया जाता है, उनकी प्रगति की जानकारी निश्चित रूप से मुझे खुशी है इस बात की कि मैं पहले भी इसी प्रकार का मैंने कार्य किया था। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर्यटन मंत्रालय को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल बिष्ट ने बताया कि स्वामी विवेकानंद सर्किट पे पर्यटन सचिव को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। करीब 50 लाख रुपए की लागत में सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। कुमाऊं के अंदर या स्पेशली अल्मोड़ा के अंदर अगर विवेकानंद सर्किट डेवलप करें, उस सर्किट जो स्पिरिचुअल सर्किट हो, जहां जहां विवेकानंद गए, जहां जहां वो रुके, वहां पे एक छोटा सा सेंटर बनाया जाए जहां विवेकानंद से संबंधित पुस्तकें हों और वहां कंपटीशन की किताबें भी हों। तो हमारे जो बच्चे हैं, उस इलाके के बच्चे हैं, उस सेंटर को मैनेज करें। मैनेज करने के बाद उनका चारित्रिक विकास भी होगा और उनका शैक्षणिक विकास भी होगा। और वो प्रपोजल मैं अभी सचिव पर्यटन को देने जा रहा हूँ, वो बना दिया है। हमारी फैकल्टी है डॉक्टर ललित, उन्होंने बना दिया है। ये दोनों मंत्रालयों के पास जाने वाला है। अगर ये हो गया तो मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय के लिए भी एक उपलब्धि। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। देखिए, सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है,
राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है, हम जरूर जाएंगे। और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा? और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई। और 14 जनवरी से उत्तराखंड कांग्रेस अंकिता भंडारी को लेकर न्याय यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन अब ये यात्रा 18 जनवरी से 20 जनवरी तक निकलेगी। वहीं मणिपुर से शुरू होने जा रही कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के अनुसार 15 जनवरी को प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड आ रहे हैं, इसलिए प्रदेश स्तर की हमारी न्याय यात्रा का समय बदला गया है। कुली बेगार आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकली और गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। गांधी पार्क से ये यात्रा जो है दक्षिणेश्वर तक जाएगी। दक्षिणेश्वर से ये सीधा बागेश्वर जाएंगे। बागेश्वर से कल को बागेश्वर में ही बेरोजगार प्रथा के विरोध में 103 साल आज हो गए हैं, उसके सिलसिले में ये चल रही। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आगामी 17 जनवरी के आसपास मौसम बदलने की संभावना है। और उनकी माने तो ड्राई सीजन के चलते किसानों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, साथ ही आने वाले दिनों में अभी ठंड और बढ़ेगी और जनता को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करना, आज 13 तारीख है जनवरी की हो गई है और देख रहे हैं कि पूरा अभी तक जो है ड्राई चल रहा है। और पीछे भी दिसंबर और नवंबर में बात करें तो वहाँ भी हमको ऑलमोस्ट नीली एक्टिविटी है, बहुत कम एक्टिविटी मिल पाई है। तो अभी तक जो रेन या स्नोफॉल मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं है नॉर्मल की अगर बात करें। हालांकि जब आप बात करते हैं कि पीछे के सालों में या सीजन्स में, तो ये आप देखिए कि जो पोस्ट मानसून सीजन है या विंटर सीजन है, इसके जो नॉर्मल रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी वो है तो कम, उसका अगर ओवरऑल नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो कम है। तो जब कम है तो उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित भी हुए। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई और बैठक में यात्रा 2024 की तैयारियां, निर्माण, जीर्णोद्धार कार्यों संबंधित प्रस्ताव समेत कई फैसले इसमें लिए गए। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम। और उत्तराखंड में पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए लोहाघाट में भूमि हस्तांतरण का काम पूरा हो गया है। जल्द सीएम धामी भूमि पूजन कर प्रदेश के पहले इस गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की समस्त बालिकाओं के लिए बेहद खुशी का विषय है कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। हमने ये देखा है कि बालिकाओं का एक भी स्पोर्ट्स कॉलेज जो है पूरे अपने उत्तराखंड में विद्यमान नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और उसे एक घोषणा के रूप में कि बालिकाओं का भी स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, उस रूप में उनकी घोषणा की गई। और मुझे कहते हुए और आप सबको बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि अपने प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वह लोहाघाट में बनेगा। लोहाघाट में भूमि का हस्तांतरण की कार्रवाई भी हो गई है।
निश्चित रूप से ये बिल्कुल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के तर्ज पे ही बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो बालिकाएं खेल की प्रतिभा रखती हैं उनके लिए खेलना कूदना और पढ़ना लिखना दोनों एक साथ पर एक प्लेटफॉर्म पर संभव हो सके, उसी की परिकल्पना है। और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से भी अपील की है कि वो इस तरह की अफवाहों से बचें। दरअसल कई बार कुछ शरारती तत्व इस तरह से भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में भी इस तरह के मामलों को लेकर प्रशासनिक अमला काफी अलर्ट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। एक मामला देहरादून में आया जिसमें पिछले दिनों देखने को मिला था, जहां छोटी सी बात को सोशल मीडिया के जरिए बड़ा बनाने की कोशिश की गई और समय रहते पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को शांत कर दिया। पूरा मामला यह है कि पहले 3-4 लड़के आए जिस तरह कस्टमर की शक्ल में आते हैं, फिर उन्होंने सामान लिया, फिर पेटीएम में उन्होंने पैसे डाले और कहा कि ये तो साकिब खान है और आपने क्यों लगा रखी है मूर्ति। मैंने कहा भाई ये दुकान मालिक की शर्त है हमारे साथ कि ये हमारी चीज़ को किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। हमने उनको बताने की कोशिश की तो इतने में 50-60 आदमी, एक आधा नहीं 50-60 आदमी आए और आके हंगामा शुरू किया। मैंने वो पोस्टर भी निकाला और वहाँ पे एक धूल भरा मंदिर रखा हुआ था वो भी निकाला मैंने उनकी दुकान से, क्योंकि वो किसी हिंदू भैया का दुकान है जिन्होंने मोमडन को किराए पे दे रखी है। तो ना मुस्लिम भैया को आपत्ति थी और ना हिंदू भाई को आपत्ति थी निकालने पे। तो हम लोग गए, एक जना अंदर गया और वो मंदिर निकाला हम लोग। देखिए, प्राय देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सही फैक्ट की जानकारी ना करके और कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को हाईलाइट कर दे रहे हैं और कोई धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहा है। क्योंकि ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, धर्म आधारित था और जिसमें धार्मिक नारे और किसी धर्म विशेष के लिए भी बातें कही गई। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं दो संप्रदायों में या दो धर्मों के बीच वैमनस्यता की भावना भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू भी आता है। इसको देखते हुए उसका संज्ञान लेते हुए बीट कर्मचारी द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा था उस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पटेल नगर पर संबंधित धाराओं में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में अब नक्शों की पेंडेंसी 0 होगी। वीसी एमडीडीए बंसीधर तिवारी ने विभागीय समीक्षा बैठक करते हुए नक्शों के लंबित रहने पर सख्त नाराजगी जताई है। सर्वर को लेकर के एक दिक्कत आ रही है कि सर्वर की जो आईटीडीए है उसकी स्पीड थोड़ा कम है, तो उसके लिए हमने अनुरोध किया आईटीडीए से कि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जो मानचित्र स्वीकृति है, क्योंकि ऑनलाइन है, उसमें अगर सर्वर की स्पीड कम हो जाती है तो उसकी प्रोसेस हम लोग स्लो हो जाती है। और आरटीओ देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि 23 दिसंबर को आरटीओ में महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें आरटीओ मेंबर ने मुख्य 2 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहले नंबर पर देहरादून व हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए और दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए थी। शहरों में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको दूर करने के लिए, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो भी देहरादून शहर के अंदर हमने एक नो कंजेशन जोन डिक्लेयर किया है, जैसे कि घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से दिलाराम चौक या घंटाघर से सर्वे चौक, इस जोन के। और नैनीताल समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर। हल्द्वानी में आगामी चुनाव को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जिले के कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ कराने के यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमले ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षकों, पटवारी और सुपरवाइजरों की एक बैठक तहसील में की और इसमें समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। ये जानकारी ली है कि मध्य स्थल का भौतिक सत्यापन 100% किया गया है, प्लस उसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है, बर्फबारी वाले क्षेत्र कौन से हैं, कौन से हमारे वेबकास्टिंग की
बूथ रहेंगे, कौन से हमारे मॉडर्न बूथ रहेंगे, कौन से। और सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। शहर के व्यापार मंडल ने संघर्ष समिति बना के आंदोलन शुरू कर दिया। व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानें नहीं पुराने हम लोग हैं, आज तक हम अतरकाली नहीं थे, आज हम अतरकाली कहाँ से हो गए बताइए। हम चाहते हैं कि व्यापार संगठन हमारे साथ लगे, चारों व्यापार संगठन, हमारी सबकी दुकानें प्रभावित हो रही, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। आप ये बताइए, इन रोडों को चौड़ा करके, इन सड़कों को चौड़ा करके, चौराहों का सौंदर्यीकरण करके क्या मिल जाएगा। एक शहर है जहाँ बच्चे एजुकेटेड हैं, भूखमरी नहीं है। आप वो शहर ज़्यादा अच्छा है या जहाँ चौराहे ज़्यादा अच्छे हैं वो? ये बता दूं, हमने सारे व्यापारियों को नहीं बुलाया है, सिर्फ प्रभावित व्यापारियों को बुलाया है और प्रभावित व्यापारी सारे पहुंचे हैं। और कल से सारे हमारे प्रभावित व्यापारी अपने परिवार सहित पहुंचेंगे। हमारा 70 साल का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। जितनी इन अधिकारियों की उम्र नहीं है, उससे पुराने हमारे उस प्रतिष्ठानों के व्यापार हैं। उन अधिकारियों को ये होश नहीं आ रहा है कि वो अपनी खाली उत्साही बने में क्या आहित करने जा रहे हैं। शहर के भले के लिए उनको यहाँ नियुक्त किया गया जन सेवक है, वो जन सेवक न होने के बजाय वो हम व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन वो हम इस व्यापार मंडल की एकता की कमी ना समझे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।